हेलो एवरीवन दोस्तों। तो आई थिंक आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही होगी, बता दीजिए स्पीड से फटाफट। वो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, जल्दी सही हो जाएगा। अनब्लॉक हो जाओगे सभी आप। हम्म। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में दोस्तों, अब आज से जो है वो क्लासेस जो क्वेश्चन जो है वो आप लास्ट में बताना कि आपके कितने सही बन रहे हैं, ठीक है। जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलूं उसका आंसर आपको हम्म जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलूं जो आंसर है वो आपको अपनी कॉपी में लिख भी लेना है, क्योंकि अभी आप इस पे यहाँ पे कमेंट करोगे तो और जो स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे उसको आप देख के कर दोगे, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, जो भी कोई क्वेश्चन आए कॉपी में लिखिए, फिर यहाँ कमेंट कर दीजिए। तो शुरू कर ले। तो चलिए कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक अपने प्रश्न हो गए थे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। बताइए दोस्तों, वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? बताइए, वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स प्रेजेंट इन एमपी? वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? वर्तमान मतलब आज कितनी है? अप्रैल 2023। अप्रैल 2023 का ये वीडियो है जिस समय आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है। 53 है, 51 है, 54 है या फिर 52 है? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, 52। वर्तमान में अपना जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? 52 जिले हो जाएंगे, ठीक है। कितने जिले हो जाएंगे? 52 जिले हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। अब 52 जिलों में से 17 जिले कैसे हैं? अंतर्वर्ती हैं, ठीक है। 17 जिले कैसे हो जाएंगे? अंतर्वर्ती। अंतर्वर्ती ऐसे जिले होते हैं जो किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूते हैं। और क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि अंतर्वर्ती कितने राज्य हैं, तो 5 राज्य हो जाएंगे, ठीक है। 5 राज्य अंतर्वर्ती हो जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश तो है मैंने नहीं करी, टीम से करवाई थी मैंने। वॉइस फटी फटी आ रही है। हेलो, थोड़ा आप आवाज कम कर लीजिए अपनी, फिर सही आएगी। हाँ, और साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं, जो 53वां जिला है वो 53वां जिला मऊगंज बनने जा रहा है, ठीक है। 53वां जिला जो है ये मऊगंज बनने जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? 52 हो जाएंगी, ठीक है। 53वां जिला कौन सा बनने जा रहा है? मऊगंज बनने जा रहा है। और जो ये मऊगंज जिला है, मऊगंज जिला है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट। किससे अलग होगा? रीवा से अलग होगा, ठीक है। मऊगंज जिला किससे अलग होगा? रीवा से अलग हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? बहुती, यानी बहुत ही ऊंचा है। और बहुत ऊंचा है तो हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी कैसे आती है? सेल से, तो सेलर, सेलर नदी पर, ठीक है। तो बहुती जलप्रपात जो है ये आपको ध्यान रखना है, किस नदी पर है? सेलर नदी पर, याद रहेगा, बहुत ही ऊंचा है, सेलर नदी पर है। और ये जो बहुती जलप्रपात है ये नए जिले मऊगंज में चला जाएगा। कब जाएगा? जब जिला बनेगा। अभी हाल फिलहाल रीवा में ही है। जब जिला बनेगा ना दोस्तों, बहुती जलप्रपात जो है किसमें चला जाएगा? मऊगंज में चला जाएगा। और मऊगंज जिला जो है ये आपको याद रखना है 4 तहसीलों से मिलके बनेगा, ठीक है। 4 तहसीलों से मिलके बन जाएगा, ये ध्यान रखना। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है देव तालाब,
देव तालाब, देव तालाब अभी हाल फिलहाल तहसील जो है नहीं है, ये तहसील जो है बनेगा आगे जाके जब मऊगंज में मिलेगा। और देव तालाब से ही एक विधायक आते हैं जिसका नाम है गिरीश गौतम जी, ठीक है। कौन हो जाएंगे? गिरीश गौतम हो जाएंगे। और गिरीश गौतम जी जो हैं ये अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया? इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। अच्छा, साथ ही साथ ये बताइए 52वां जिला, 52वां जिला कौन सा बना? मध्य प्रदेश के वर्तमान में 52 जिले हैं, तो 52वां जिला बना कौन सा है? 52वां जिला कौन सा बना है? तो 52वां जिला आपको याद रखना है निवाड़ी बना है, ठीक है। 52वां जिला कौन सा बना है? निवाड़ी बना है। अब निवाड़ी बना है तो निवाड़ी किससे अलग होके बना है? तो याद रखना टीकमगढ़ से अलग होके बना है। किससे अलग होके बना है? टीकमगढ़ से अलग होके निवाड़ी बना है, ये आपको ध्यान रखना है। कब बना? 2018 में। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो मुख्यमंत्री आपको याद रखना है अपने मामा शिवराज सिंह चौहान जी हो जाएंगे। और राज्यपाल जरूर ध्यान रखना, राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल हो जाएंगे, ठीक है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हो जाएंगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? तो निवाड़ी जिला हो जाएगा। निवाड़ी कौन सा था? 52वां। अब आपसे क्वेश्चन पूछे 51वां जिला कौन सा था? तो 51वां जिला था आगर मालवा। कौन सा? आगर मालवा। अच्छा, आगर मालवा कब बना? 2013। कैसे याद रखें? दो दोस्त थे, दोनों ने की साझेदारी। एक ने कहा कि देख, साझेदारी यदि तुझे सही से करनी है तो माल सही दे, अगर तूने माल सही नहीं दिया तो मैं क्या तोड़ दूंगा? साझेदारी। और फिर किसका घाटा? तेरा। तो 2013 में आगर मालवा जिला बना किससे अलग होके? शाजापुर से अलग होके। याद रहेगा? तो आगर मालवा जिला 51वां जिला बन गया था, ठीक है। इतना याद रहेगा। तो 51वां जिला कौन सा बन गया था? आगर मालवा। कब बन गया था? 2013 में। और 2013 में भी किसकी सरकार थी? मामा जी की सरकार थी, ठीक है। तो मामा जी अपने मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इतना सभी को दोस्तों समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो 51वां जिला भी याद रखना और 52वां जिला भी याद रखना है आपको। और 53वां जिला कौन सा बनने जा रहा है? मऊगंज। अब बहुती जलप्रपात कहाँ पे होगा? मऊगंज जिले में होगा। अभी हाल फिलहाल कहाँ है? रीवा में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए दोस्तों, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है, बताइए। भारत के किस राज्य में दोस्तों सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? तो सबसे आसान प्रश्न है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। याद रखना। अच्छा देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में टोटल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? मध्य प्रदेश में टोटल जनसंख्या 7,26,26,809 थी, ठीक है। कितनी थी? 7,26,26,809 थी। इसकी कितने परसेंट अनुसूचित जनजाति थी? तो 21.1%। कितनी थी? 21.1%। अच्छा, 21.1% का आप यदि संख्या में आए तो निकाल लोगे ना? ऐसा प्रश्न पूछा गया है किसी और एग्जाम में। क्या पूछा गया? हालांकि एमपी का ही एग्जाम था। क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियां कितनी हैं? तो याद रखना 1,53,16,784, ठीक है। ये याद रख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो ये याद रख के ये याद रखें, क्योंकि ये ज्यादा जगह काम आएगा। फिर उसका परसेंटेज निकाल लेना। परसेंटेज कैसे याद रखें? अच्छा, 21 से बताइए आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 सभी जानते हो? जीवन जीने का अधिकार है। नहीं जानते हो तो सुन लीजिए, जीवन जीने का अधिकार कौन सा है? आर्टिकल 21। और जो अनुसूचित जनजातियां हैं इनकी स्थिति जो है बहुत ही ज्यादा खराब है, ये सही तरीके से जी पा रही है नहीं, तो इसलिए याद रखना 21 से 21.1% हो जाएगा। किसका है ये 21.1%? ये मध्य प्रदेश की टोटल जनसंख्या का। कब की जनसंख्या का? 2011 की जनगणना के अनुसार हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? हाँ। अच्छा, आप देखिए, भारत सरकार ने 46 जनजातियां जो है ये अपने मध्य प्रदेश में अधिसूचित की थी। किसने? भारत सरकार ने। अब ये जो जनजातियां हैं, किसी भी जाति को जनजाति का दर्जा देने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति के पास एक आर्टिकल है जिसका नंबर है आर्टिकल 342। आर्टिकल 342 के तहत राष्ट्रपति किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे सकता है, ठीक है।
राज्य की किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे सकता है, बस शर्त क्या है कि शर्त यह है कि वो उस राज्य के राज्यपाल से सलाह ले ले। ठीक है, याद रखना। अब जो ये अनुसूचित जनजाति बनेगी उसकी लिस्ट कहाँ पे होगी, तो 366 के खंड 25 में। लिस्ट कहाँ पे होगी, 366 के खंड 25 में हो जाएगी। तो भारत सरकार ने पहले 46 जनजातियां की, फिर 2003 में आपको याद रखना है 3 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की लिस्ट से हटा दिया गया था। कीर हो जाएगी, मीणा हो जाएगी, पारधी हो जाएगी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियां बची, 43। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितनी जनजातियां हैं, 43 है। इन 43 में से 3 जनजातियां आपको याद रखना है जो कि अति विशेष पिछड़ी है। 3 जनजातियां कैसी है, अति विशेष पिछड़ी है। अति विशेष पिछड़ी का मतलब क्या है, मतलब यह है कि वहां तक शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है। मतलब यह है कि उनकी स्थिति, रहन सहन, साथ ही उनका खाने पीने की चीजें जो है बहुत ही मतलब खराब स्थिति में, इसीलिए इन्हें अति विशेष पिछड़ी जनजाति कहा गया। अच्छा, अति विशेष पिछड़ी जनजाति कौन कौन सी है, तो याद तो आप नाम तो सुन लीजिए, बेगा, बारिया और साथ ही साथ सहरिया। बेगा, भारिया और सहरिया हो जाएगी। कैसे याद रखें, अच्छा लॉकडाउन आया था, लॉकडाउन में लोगों की स्थिति खराब हुई थी, लोग अपने बैग भर भर के शहरों से गांव जा रहे थे। हाँ जा रहे थे, लोग अपने बैग भर भर के शहरों से कहां जा रहे थे, गांव जा रहे थे। तो ऐसे लिंक याद रखना, बैग भरे, भारिया और फिर सहरिया हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अच्छा देखिए दोस्तों, इनकी स्थिति पता है बहुत खराब है। कैसे खराब है, एक बार 1981 में जनगणना हुई। जनगणना में देखा कि जो छिंदवाड़ा में पातालकोट नामक जगह है, कौन सी जगह है, पातालकोट, पातालकोट में भारिया जनजाति की स्थिति इतनी खराब थी कि इन्हें जंगलियों का जंगली कहा गया, कि जंगलियों में भी ये जंगली हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो जंगलियों का जंगली, तो भारिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, यहाँ पे पाई जाती है। सहरिया जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में पाई जाती है। और बेगा जनजाति जो है मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी एरिया में पाई जाती है। ठीक है, बेगा जनजाति मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी एरिया में, सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम, और जो भारिया जनजाति है ये आपको ध्यान रखना है इधर। अच्छा देखिए दोस्तों, बेगा का मतलब क्या होता है, पुरोहित होता है। यानी इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो बेगा जनजाति के लोग होते हैं इन्हें जंगलों में जो क्या कहते हैं जड़ी बूटियां होती है ना, उनका बहुत ज्ञान होता है इन्हें। बारिया मतलब ज्ञान का अभाव। हालांकि ये जनजाति दोस्तों बाहर ढोने का काम करती है और ये गोंड जनजाति को अपना बड़ा भाई मानती है। सहरिया जनजाति के बारे में आपको याद रखना, सहरिया, सह प्लस आर्या, इसका मतलब शेर के साथ रहने वाली। हालांकि शेर के साथ रहती नहीं है, कोई नहीं रह पाएगा शेर के साथ, शक्तिमान नहीं है। ठीक है, पर इसका मतलब दोस्तों याद रखना, ये फारसी भाषा में इसका मतलब जो है ये होता है जंगल। तो ये जंगलों में रहने वाली जनजातियां हो जाएंगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक दो बेसिक चीजें और याद रख लीजिए। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील। ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील। भील के बाद गोंड, गोंड के बाद आपको ध्यान रखना है कोल हो जाएगी। ठीक है, भील, गोंड और कोल हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, साथ ही साथ एक दो और बेसिक चीजें देख लीजिए। मध्य प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनजातियां एमपी में कहां देखने को मिली, धार में। ठीक है, सबसे ज्यादा कहां पर है, धार में हो जाएगी संख्या के अनुसार, जबकि परसेंटेज के अनुसार अलीराजपुर में, परसेंटेज के अनुसार अलीराजपुर में हो जाएगी। अच्छा, सबसे कम आपसे पूछ ले तो सबसे कम भिंड में, चाहे परसेंटेज हो चाहे संख्या हो, सबसे कम भिंड में, चाहे परसेंटेज हो चाहे संख्या हो। समझ में आ गया इतना, आगे बढ़े। और भील जनजाति सबसे प्रमुख बड़ी जनजाति, फिर गोंड और फिर कोल हो जाएगी। ऐसे बहुत सारी जनजातियां हो जाएंगी। पारधी जनजाति शिकार का काम करती है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है पनिका जनजाति कबीरपंथी होती है। उराव जनजाति ईसाई धर्म को एक्सेप्ट कर रही है। भील जनजाति में भी बहुत सारी उपजातियां जैसे बिलाला, रतियास, पटलिया, बेगा, सड़वी, उमड़ी और भी बहुत सारे हो जाएंगे। गोंड जनजाति में भी बहुत सारी उपजातियां जैसे अगरिया, प्रधान, ओजा, सोलहस, कोयला, पुतास, नागरिक हो जाएगी। ठीक है, कोल जनजाति में भी हो जाएगी रोतेला, रोतिया हो जाएगी। भारिया जनजाति में भी है भूमिया, बोईदर, पंडो। उपजातियां मतलब समझ रहे हो ना, ये इनसे और बट गई। समझ में आ गया। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजातियां, और जनजातियों से रिलेटेड एक एक चीज याद कर लेना, क्योंकि मामा जी जनजातियों पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और जनजातियों में भी जैसे कमलापति से रानी कमलापति, सासिकाती जनजाति, इसके अलावा टांटिया मामा, टांटिया भील थे, इनके बारे में एक एक चीज याद कर लेना। भीमा नायक हुए, इनसे रिलेटेड एक एक चीज। शंकर शाह, रघुनाथ शाह, मतलब जितने भी जो जनजातीय राजा महाराजा या कोई मुख्यमंत्री, जैसे मुख्यमंत्री भी रहे थे राजा नरेश चंद्र सिंह,
इनसे रिलेटेड एक एक चीज आपको अपनी तरफ से भी गूगल से ढूंढिए, किसी के भरोसे मत रहना कि देखो चलो टीचर है पढ़ाएंगे तो ठीक है, नहीं तो जयराम जी की। सिलेक्शन किसको चाहिए? आपको खुद को। तो मेहनत आपको खुद को भी अपनी तरफ से थोड़ी ज्यादा करनी है। मैं पूरा कोशिश करूंगा आपको और भी बहुत सारी चीजें याद करवाएं, पर मेहनत आपको भी करनी है साथ में, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा, छठा, चौथा, पांचवा, बताइए। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस व्हाट इज द प्लेस ऑफ एमपी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन? 2011 की जो सेंसस हुई थी उस अनुसार एमपी का पॉपुलेशन वाइज कौन सा नंबर है? 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का बताइए। हाँ, टांटिया मामा अपने खंडवा के हो जाएंगे। ये खंडवा के पंदाना में उनका जन्म हुआ था और 4 दिसंबर 1889 को अंग्रेजों ने इन्हें फांसी दे दी थी। और मामा जी ने अभी हाल ही में 4 दिसंबर 2022 को टांटिया मामा चौराहे पर टांटिया मामा की मूर्ति का उद्घाटन किया, ठीक है। परिधि को हटा दिया है, मतलब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में छठा स्थान था। कौन सा था? छठवां स्थान था। देखिए जनसंख्या के अनुसार छठवां है। अच्छा देखिए जनसंख्या छठा है ऐसे याद रखो, छठा है नहीं, छठा था। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से छठवां स्थान था, परंतु आपको ध्यान रखना है 2011 के कुछ सालों बाद 2012, 2012 के बाद 2013 और 2013 के बाद 2 जून 2014, 2 जून 2014 को एक राज्य टूटा जिसका नाम है आंध्र प्रदेश, और टूट के आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य बना जिसका नाम है तेलंगाना, ठीक है। तो तेलंगाना में जनसंख्या ज्यादा थी, पर तेलंगाना से सॉरी आंध्र प्रदेश में जनसंख्या ज्यादा थी और आंध्र प्रदेश से टूट गया तेलंगाना। तो इसका मतलब मध्य प्रदेश जो छठवें स्थान पे था उससे एक आगे आ गया। वर्तमान में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पे है? 5वें स्थान पे, ठीक है। 5वें स्थान पे अपना एमपी हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि ये किसके अनुसार है? जनसंख्या के अनुसार। पर यदि क्षेत्रफल के अनुसार आपसे पूछे तो क्षेत्रफल के अनुसार आपको ध्यान रखना है अपना एमपी जो है वो दूसरे स्थान पे हो जाएगा, ठीक है। एमपी जो है किस स्थान पे हो जाएगा? सेकंड स्थान पर हो जाएगा। किसके अनुसार? आपको याद रखना है क्षेत्रफल के अनुसार। समझ में आ गया? अच्छा जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य यूपी, ठीक है। सबसे बड़ा राज्य यूपी, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार, चौथे पे पश्चिम बंगाल और अपने 5वें पे मध्य प्रदेश। तो ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? यूपी में। अब यूपी के तो योगी बाबा हैं तो वहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र आपको पता है मुंबई मुंबई बड़ी बड़ी सिटीज हैं। तीसरे नंबर पे बिहार, चौथी पे पश्चिम बंगाल और अपना 5वें पे एमपी। तो वर्तमान के अनुसार पूछ ले तो 5वें नंबर पे। क्वेश्चन क्या पूछा? 2011 की जनगणना के अनुसार। और क्वेश्चन पूछा कब है? ऐसा मत सोचना कि 2011 की जनगणना के अनुसार है। ये एमपीपीएससी 2005 में कैसे आ गया ये प्रश्न? ठीक है, तो देखिए ग्रुप 2 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला बताइए फटाफट। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला आपको बताना है। आगर मालवा, निवाड़ी, दतिया या फिर हरदा। तो देखिए इन जिलों में से आपको ध्यान रखना है दतिया जिला। दतिया जिला जो है ये 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे छोटा जिला है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे छोटा जिला जो है वो कौन सा हो जाएगा? दतिया हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? दतिया। और सबसे बड़ा जिला यदि आपसे क्वेश्चन पूछे क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा हो जाएगा सबसे बड़ा जिला? तो सबसे बड़ा जिला आपको याद रखना है छिंदवाड़ा। बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, अपने बड़े बुजुर्ग कौन है दोस्तों? कमलनाथ जी। तो कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के बड़े बुजुर्ग, तो ऐसे याद रखना क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा, जबकि जी क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला दतिया। ये ध्यान रहेगा। इसके अलावा वर्तमान में पूछे प्रश्न आ जाता वर्तमान के अनुसार सबसे छोटा जिला कौन सा है? निवाड़ी। कौन सा? निवाड़ी। किससे अलग हुआ? आपको याद रखना है टीकमगढ़ से अलग हुआ। किससे अलग हुआ? टीकमगढ़ से अलग हुआ था। कब हुआ था? 2018 में हुआ था। कब हुआ था? 2018 में। उस समय राज्यपाल कौन थे? आनंदीबेन पटेल।
मुख्यमंत्री तो मामा जी आपको पता ही है, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी मत लगा देना। जब जब चुनाव हुए हैं उससे पहले बने, तो पहले बने तो समझ जाना जिस समय पहली सरकार थी ना उन्हीं के होंगे, ठीक है। समझ में आ गया। आगर मालवा जिला कब बना? अगर माल पानी नहीं लाया तो किसका घाटा? किसका? तेरा। सोचिए दोस्तों, विजुअल कीजिए चीजों को, तब याद होगा। ठीक है, तो 13 से याद रखना, 2013 आगर मालवा जिला कब बना? 2013 में। किससे अलग होके बना? शाहजहांपुर। किससे अलग होके बना? शाहजहांपुर से। और शाहजहांपुर और आगर मालवा आपको पता है ना, मैप के अनुसार, मैप के अनुसार, मैप एक एक स्टूडेंट को याद होना चाहिए। ये आगर मालवा है, ये शाहजहांपुर है, ठीक है। शाहजहांपुर से आगर मालवा कब अलग हुआ? 2013 में, ठीक है। आगर मालवा याद रखना। निवाड़ी जिला, निवाड़ी जिला में दोस्तों प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है ओरछा। ओरछा क्वेश्चन पूछे किस नदी के तट पर है? बेतवा। किस नदी के तट पर है? बेतवा। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? रायसेन जिले के कुमरा गांव से। कहाँ से? रायसेन जिले के कुमरा गांव से हो जाएगी, ऐसे निकलती है बेतवा। और यमुना की सहायक नदी हो जाएगी, ठीक है। यमुना की सहायक नदी हो जाएगी बेतवा। तो बेतवा याद रखना। बेतवा जो है, ओ सॉरी, ओरछा जो पर्यटन स्थल है बेतवा नदी के तट पर हो जाएगा। ओरछा को किसने बसाया? तो रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने। रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने बसाया, और इन्होंने ही ओरछा राजवंश की स्थापना यहाँ पे कर दी थी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना। अच्छा, दतिया जिला। अच्छा आप बताइए, देखिए दतिया से मैं एक दो चीजें आपको याद कराता हूँ। दतिया में सबसे पहले आपको याद रखना है, सनकुआ का मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? सनकुआ का मेला। कहां पर? सिंध नदी के तट पर। इसका मतलब अपन कह सकते हैं दतिया जिले से सिंध नदी निकलती है। पीताम्बरा माता का मेला यहीं लगता है, रतनगढ़ माता का मेला यहीं लगता है, और रामलीला का मेला भी यहीं लगता है। और आजकल दोस्तों महिलाएं आप देखते हो बहुत ही ज्यादा क्या पहनती हैं? गोल्ड पहनती हैं। चाहे महिला का वजन 40 किलो, पर उन्हें गोल्ड यानी सोना कितना पहनना है? 45 किलो पहनेंगी। अब आप बताइए, यदि महिला सोना 45 किलो पहनेंगी तो नीचे गिर जाएंगी? हाँ बिल्कुल, धड़ाम से नीचे गिर जाएंगी। और गिर जाएंगी तो दांत भी टूट सकते हैं। और जब दांत टूट जाएंगे तो जिंदगी भर रोटी खा पाएंगी? नहीं खा पाएंगी। या तो नकली दांत लगाओ या दूध दलिया से काम चलाओ। तो दांत से दतिया, और सोना से सोनागिरी। तो सोनागिरी जैन तीर्थ स्थल आपसे एक प्रश्न पूछ ले, कहां पर है? दतिया में, याद रहेगा। सोनागिरी जैन तीर्थ स्थल दतिया में हो जाएगा, जिसमें 108 जैन मंदिरों का समूह देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा दतिया में और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे गुर्जरा लघु शिलालेख कहां पर हो जाएगा? दतिया में हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसके अलावा हरदा। हरदा जिला जो है जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा जिला है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा जिला हरदा। हरदा में दोस्तों एक तो मकड़ाई रियासत है, जो कि सीपी बरार की एकमात्र रियासत थी। इसके अलावा हरदा में सोडलपुर का मेला लगता है, ठीक है। सोडलपुर का मेला भी, सॉरी, हरदा के सोडलपुर में काना बाबा का मेला लगता है। कौन सा? काना बाबा। काना बाबा एक संत हुआ करते थे, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों, फटाफट बताइए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में जिलों का सही क्रम बताइए। और ये स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम 2016 में प्रश्न पूछा गया, पर ये वर्तमान के अनुसार कर दिया गया थोड़ा सा। बताइए, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में जिलों का सही क्रम बताइए। बता पाओगे? देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला, चाहे क्षेत्रफल हो चाहे जनसंख्या हो, कौन सा होगा? निवाड़ी होगा। तो आराम से आप कर पाओगे। दतिया, हरदा, निवाड़ी, भोपाल, अलीराजपुर, हरदा, दतिया, भोपाल, निवाड़ी, भोपाल, आगर मालवा और दतिया। तो निवाड़ी जिला हो जाएगा इसका सही आंसर, निवाड़ी, ठीक है। पर एक चीज जरूर ध्यान रखना, देखिए कुछ पुस्तक में लिखा है कि भोपाल क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला है, कुछ पुस्तकों में लिखा है दतिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल का घटता क्रम बताइए, ठीक है। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में जिलों का सही। कल से अपन मध्य प्रदेश के इतिहास के प्रश्न करेंगे, ठीक है, एमपी हिस्ट्री के। तो बताइए, देखिए सबसे बड़ा जिला तो छिंदवाड़ा, तो ऑप्शन टर्मिनेट करो। ये एक भी टर्मिनेट नहीं हो रहा, फिर तो डायरेक्ट याद रखना होगा, ठीक है। तो याद रखना, छिंदवाड़ा, सागर, शिवपुरी, बैतूल, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। छिंदवाड़ा, सागर, शिवपुरी और बैतूल हो जाएगा। छिंदवाड़ा से रिलेटेड देखिए दोस्तों, आपको पता है छिंदवाड़ा में एक गोटमार मेला लगता है, ठीक है। छिंदवाड़ा में याद रखना दोस्तों एक गोटमार मेला लगता है। तो गोटमार मेला कहाँ लगता है? छिंदवाड़ा में हो जाएगा। ऐसे याद करो, कमलनाथ जी बैठे हैं
और गोटियों से खेल रहे हैं। इसके अलावा छिंदवाड़ा में भारिया जनजाति पाई जाती है, पातालकोट में, हाँ बिल्कुल पाई जाती है। इसके अलावा छिंदवाड़ा में आपको याद रखना है पेंच राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। पेंच नदी भी छिंदवाड़ा से ही निकलती है। इसके अलावा छिंदवाड़ा की भावना 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 डेहरिया जी छिंदवाड़ा की हो जाएंगी, जो कि प्रमुख पर्वतारोही हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? पर्वतारोही हो जाएंगी। ठीक है, ये भी आपको बेसिक बेसिक याद रखना है छिंदवाड़ा से रिलेटेड। और भी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों छिंदवाड़ा में। ठीक है, मक्का महोत्सव छिंदवाड़ा में हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, सागर से रिलेटेड कुछ चीजें जाने। सागर, सागर के कौन से कवि थे बताइए? बहुत काम रहता है, वही तो लोग जाएंगे सागर के किनारे समुद्र, तो कामता प्रसाद गुरु और इसके अलावा कवि पद्माकर हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा सागर में राहतगढ़ का किला। सागर के रतौन में कसाई खाना आंदोलन कब हुआ था? फटाफट बताइए, सागर के रतौन में कसाई खाना आंदोलन कब हुआ था? सागर के रतौन में कसाई खाना आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? कसाई खाना आंदोलन सागर के रतौन में, तो सागर के रतौन में कसाई खाना आंदोलन आपको ध्यान रखना है 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में सागर के रतौन में कसाई खाना आंदोलन हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ था? किसके नेतृत्व में? माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को हिम किरीटनी के लिए देव पुरस्कार कब मिला? 1943। इसका मतलब ध्यान रखना कि हिम किरीटनी जो है, हिम किरीटनी जो रचना है उसके लिए देव पुरस्कार मिला है। तो हिम तरंगिणी के लिए कौन सा मिला? साहित्य अकादमी। इसके अलावा पद्म भूषण भी मिला है। किसको? माखनलाल। अच्छा, माखनलाल जी का जन्म कहाँ हुआ? माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ? स्पीड से बताइए फटाफट। माखन लगाया था माँ ने जब तवा फेंक के मारा, तो तवा नदी होशंगाबाद से, तो माखनलाल चतुर्वेदी होशंगाबाद। और किन किन कवियों का जन्म हुआ? एक दो कवि और थे, माखनलाल, हरिशंकर परसाई और भवानी प्रसाद मिश्र। ये हरिशंकर परसाई जी जो हैं ये व्यंग्यकार थे। इनकी भी बहुत प्यारी प्यारी रचना है। रानी नागफनी की कहानी। रानी नागफनी ढूंढ रही है तट, क्यों? क्योंकि ज्वाला जल रही है, तो तट की खोज ज्वाला और जल। ये हरिशंकर परसाई की। इसके अलावा प्रेमिका की अपनी बात बताई होगी, तो तब की बात कुछ और है, और थी, शिकायत मुझे भी है, पगडंडियों का जमाना। ठीक है, सदाचार की ताबीज पहन ली थी उसने, सदाचार की ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये सारी रचनाएं हरिशंकर परसाई की है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। हाँ चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? बताइए, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, शुष्क जलवायु, गर्म और शुष्क जलवायु, या फिर ठंडी जलवायु? मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में आपको याद रखना है किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो समझिए दोस्तों आखिरकार ये होता क्या है। ये वर्ड अपन रट तो लेते हैं, पहले देखिए अपना ये 0 डिग्री अक्षांश आपको पता है। इन रेखाओं को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, तो ये 0 डिग्री हो जाएगी, फिर 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ये फिर मान लीजिए ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अक्षांश जो है ये याद रखना। इसी तरह 23.5 डिग्री अक्षांश यदि देखिए ये 0 डिग्री है, 23.5 डिग्री अक्षांश यदि हम नीचे जाते हैं यानी दक्षिण की तरफ जाते हैं तो इसे मकर रेखा कहते हैं, उत्तर की तरफ जाते हैं तो इसे कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और अब सुनिए दोस्तों, सूर्य, सूर्य यानी सन, सन यदि कर्क रेखा पे लंबवत चमकेगा तो यहाँ पे गर्मी बढ़ेगी। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे गर्मी बढ़ेगी, और गर्मी बढ़ेगी यानी तापमान बढ़ेगा। और आप बताइए दोस्तों, जब हवाओं में तापमान बढ़ेगा तो हवाएं ऊपर उठेंगी, और जब ऊपर उठेंगी तो हवाएं नीचे कम होंगी, और नीचे कम होगी तो यहाँ पर तापमान यदि बढ़ेगा तो वायु दाब कैसा होगा? ठीक है, वायु दाब जो है निम्न हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आया? और सूर्य जो है विषुवत रेखा पे 21 मार्च को लंबवत पड़ता है। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, अब ये जो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री ये क्या होता है? ये कटिबंध होता है। ठीक है, ये कटिबंध होता है।
और जब दोस्तों अपना सूर्य ऊपर उठता है और जो 23.5 डिग्री है, यहां पे आपको ध्यान रखना है सूर्य जो है ये 21 जून को लंबवत 21 जून को जो है लंबवत टकराता है। जब 21 जून को यहां पर तापमान बढ़ेगा, ठीक है, तापमान बढ़ेगा तो हवाएं ऊपर उठेंगी तो कैसा दाब का क्षेत्र होगा, निम्न दाब का क्षेत्र होगा, निम्न दाब का क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है, निम्न दाब का क्षेत्र हो जाएगा। तो यहां पर अब उच्च दाब का क्षेत्र हो जाएगा। तो अब हवाएं जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर क्या होंगी, चलने लग जाएंगी, ठीक है। जब चलने लग जाएगी तो अपने यहाँ जलवायु आएगी, मतलब जलवायु क्या, मानसून आएगा, ठीक है। क्या आएगा, मानसून आएगा। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो अपना जो मानसून है दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। अब पहली बात समझिए, ये क्या है, कटिबंध, और यहाँ पे सूर्य यदि यहाँ पे अपन रखें तो यहाँ पे भी वो गर्मी देगा, यानी उष्ण होगा, ठीक है। क्या होगा, उष्ण होगा। जब यहाँ पे सूर्य होगा तो ये कटिबंध क्या कहलाएगा, उष्ण यानी गर्मी, तो उष्ण कटिबंध। इतना समझ में आ गया। जो पवने हैं ये आपको याद रखना है, दक्षिण पश्चिम मानसून से चलती है और अपने मध्य प्रदेश और भारत में क्या कराती है, वर्षा कराती है। और अपने मध्य प्रदेश की लगभग 80% के आसपास जो भी वर्षा होती है ये मानसून से होती है, ठीक है, मानसून से होती है। और अपना मध्य प्रदेश और साथ ही साथ भारत का आधा भाग कहां पर है, उष्ण कटिबंधीय मानसून में। उसके बाद दोस्तों शीतोष्ण और फिर शीत कटिबंध हो जाएगा। तो ज्यादातर अपना मध्य प्रदेश का हिस्सा किस में है, इसी में है, और इसी की वजह से दोस्तों क्या होती है, वर्षा होती है या जलवायु। तो अपने मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी क्या हो जाएगी, जलवायु हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया। चलिए अब आगे देखिए, शुष्क जलवायु नहीं होती, गर्म और शुष्क जलवायु नहीं होती, ठंडी जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। एक बेसिक बेसिक समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मध्य प्रदेश के, ये प्रश्न एमपीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया था। मध्य प्रदेश के निम्न स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकटतम है, जबलपुर, रीवा, पन्ना, कटनी। हालांकि ये प्रश्न थोड़ा कठिन पूछा गया है। देखिए दोस्तों, आपको पता है 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट में अपना एमपी फैला हुआ है। इसका मतलब 80 डिग्री लगभग यहां से निकलेगी। और सबसे पास में दोस्तों कौन होता है, जबलपुर। कौन, जबलपुर। तो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है दोस्तों, ये 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, समझ रहे हो ना। जब भी देशांतर रेखाएं देखोगे तो पृथ्वी के कहाँ खड़ा होना है, यहाँ पे, और फिर पूर्व की तरफ जाना है। और यदि उत्तर की तरफ खड़े होने के लिए अक्षांश पे, 0 डिग्री अक्षांश पे खड़े होकर फिर आपको देखना है, ठीक है। तो ये याद रखना, उत्तरी अक्षांश, पूर्वी देशांतर। ऐसे मत बोल देना कि पश्चिमी देशांतर 74 डिग्री 9 मिनट पश्चिमी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक, तो वो गलत हो जाएगा पूरी तरह, ठीक है। इतना समझते हो ना आप, मैं ऐसा समझता हूँ कि आप इतना तो समझते ही हो। जबलपुर के बारे में थोड़ा सा देखें, मुस्कान किरार कहाँ की है, जबलपुर की। तीर चलाया था, तेरा घाटा। इसके अलावा आपको याद रखना, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय यहीं पे है। रानी दुर्गावती कैसी थी शासिका, बड़ी थी, बड़ी, तो इनकी समाधि जबलपुर के बड़े लगांव में हो जाएगी, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा जबलपुर में बोधी वंश के शासकों ने शासन किया, जबलपुर में कलचुरी वंश के शासकों ने भी शासन किया। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, जो जबलपुर है, जबलपुर का जो त्रिपुरी है, त्रिपुरी कलचुरी वंश के शासकों की क्या रही थी, राजधानी रही थी। साथ ही साथ त्रिपुरी में कांग्रेस का 1939 में एकमात्र अधिवेशन अपने एमपी में हुआ था, जो कि त्रिपुरी में हुआ था, जिसमें अध्यक्षता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया। तो जबलपुर से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा याद रखना। हालांकि और भी बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, जैसे रानीताल स्टेडियम, अशोक पटेल स्टेडियम भी जबलपुर में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जबलपुर में हाईकोर्ट भी हो जाएगा। और हाईकोर्ट जो ये भवन है, ये पता है किसने बनवाया था, गोकुल दास जी ने, गोकुल दास जी। और वहीं आसपास घूम रही थी हैन, तो हेनरी इरविन जो है वो इसके वास्तुकार हो जाएंगे, ठीक है। हेनरी इरविन जो है वो इसके वास्तुकार हो जाएंगे। अच्छा, रीवा जिला, रीवा जिले से रिलेटेड बेसिक बेसिक चीजें सुनिए। रीवा से ऐसे याद रखना, एक नाटक आता था पहले, कभी रावी कभी रविंदर, तो रावी रविंदर से लिंक कीजिए रीवा जिला। रीवा, रावी नाम का लड़का जो है सुपारियां खा रहा था। अब जो छोटा बच्चा है वो सुपारियां खाएगा, सबके सामना तो खाएगा नहीं, गुप्त रूप से खाएगा। तो रीवा में एक सुपिया अभिलेख है,
जो कि गुप्त से, याद रखना, गुप्त वंश के शासकों से संबंधित है। और ये जो रीवा का सुपिया अभिलेख है, इसमें गुप्त वंश के सारे शासक, उनके शासनकाल यानी वंशावली दी गई है। पर वंशावली आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, घटोत्कच से दी गई है। हालांकि और स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है कि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है, पर प्रश्न आपसे पूछ ले कि रीवा के सुपिया अभिलेख के अनुसार गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो आपको घटोत्कच लगाना है, श्रीगुप्त नहीं लगाना, ठीक है। और डिटेल में पूछ ले तो पूछेगा कि ये रीवा का सुपिया अभिलेख है किसका, तो स्कंदगुप्त ने बनवाया था। किसका? स्कंदगुप्त का हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब रावी नाम का लड़का सुपिया और सुपारियां भी खाएगा, तो रीवा के सुपारियों के खिलौने फेमस है, ठीक है। ज्यादा डिटेल में किसी भी चीज में नहीं जाना है, उतना ही जाओ जितना आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा रीवा का सुंदर जाम प्रजाति का आम। अब इस आम को दोस्तों, रीवा के आम को क्या मिल गया है? जीआई टैग। रीवा के आम को क्या मिल गया है? जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा और रीवा के बारे में जान लेते हैं। रीवा में अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट की स्थापना की गई थी 10 जुलाई 2020 को। उद्घाटन किसने किया था? मोदी जी ने। और ये क्वेश्चन प्रश्न एमपीपीएससी प्री में पूछा गया था कि कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, तो ये याद रखना 750 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, ठीक है। समझ में आ गया। हाँ, सुन लिया सोनू जी, हमने इधर पढ़ाई पे ध्यान दे लो अब। हाँ, एक्ट 1999 में आया था। सबसे पहले किसको मिला? आपको याद रखना है, दार्जिलिंग चाय को, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले किसको मिला? चंदेरी की साड़ी को, ठीक है, चंदेरी की साड़ी को हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, इतना समझ में आ गया ना। रीवा, पन्ना जिला। अच्छा, पन्ना जिले में दोस्तों क्या फेमस है? पन्ना में आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पन्ना, पन्ना में याद रखना हीरे के लिए फेमस है। हीरे की कौन कौन सी खदान है? तो मझगवा, हिनोती और उथली, ये खदानें मैं थोड़ा याद करा देता हूँ, फैक्चुअली चीजें याद कर लेना। देखिए, पन्ना यानी पन्नों से आप पढ़ाई करते हो, और आप पढ़ाई कोई दूसरी सिटी में कर रहे हो, जैसे इंदौर में कर रहे हो। अब पढ़ाई कर रहे हो तो आप चाहते हो ना कि कहीं ना कहीं नौता मिल जाए, मजा आ जाए, क्योंकि बाई के या खाना बनाने वाली दीदी के हाथ का खाना खा के, या हॉस्टल का खाना खा के, या मैस का खाना खा के, या फिर बाहर का खाना खा के, कर्नावत का खाना खा के परेशान हो गए, ठीक है। तो आपको अब देखिए दोस्तों, आपने कोशिश क्या की? आपने सोचा कि नौता ही मिल जाए, तो ही नौता। चलो, नौता मिल गया। अब नौते वाला हलवा लेके आ रहा, आप कह रहा पुरुष दो। नौते वाला फिर हलवा लेके आ रहा, आप कह रहे फिर पुरुष दो। नौते वाला परेशान हो गया, उसने पूरी उथल दी, ठीक है। तो ही नौता के बाद उथली, और उथली के बाद जब उथल दी पूरी, तो अब नौते वालों ने गई, इसने बहुत खाना खाया, इससे सारे बर्तन इसी से मंजवाएंगे, तो मजगवा। याद रहेगा। तो पन्ना में हीरे की खदानें कौन कौन सी है? हिनौता, उथली, मधगवा, इसके अलावा रामखेरिया भी है, ठीक है। रामखेरिया भी खदान आपको देखने को मिल जाएगी पन्ना में, ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा बक्सवा, बक्सवा में भी आपको याद रखना है, पन्ना की वो बक्सवा में भी हीरे की खदानें हो जाएंगी, पर बक्सवा है कहाँ पे? छिंदवाड़ा में, ठीक है। तो ये भी आपको बेसिक बेसिक याद रखना है, ठीक है। हालांकि इनका कॉन्सेप्ट है क्यों है यहाँ पे कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं, वहां से दोस्तों हीरा निकलता है। ये अपन फिर कभी जानेंगे, अभी हाल फिलहाल इतना आपको ध्यान रखना है, पन्ना में हीरे की खदानें हो जाएगी। इसके अलावा पन्ना में याद रखना, बलदेव जी का मंदिर हो जाएगा। देखिए, प्रश्न में कंफ्यूज मत होना। बलदेव, बलदेव जी का किला आपसे पूछे तो आपको लगाना है टीकमगढ़। मंदिर पूछे तो आपको लगाना है पन्ना। इसके अलावा पन्ना में अजयगढ़ का किला, ठीक है। पन्ना को ही मंदिरों की नगरी कहा जाता है। पहला प्रश्न मैंने आपको कराया था, मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है? पन्ना को कहा जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और कटनी जिले से रिलेटेड मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए थे पहली क्लासेस में, बताने का प्रयास करो सभी छात्र, सभी छात्र बताने का प्रयास करो। कटनी जिले से रिलेटेड मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए थे। हाँ, छतरपुर में ही तो कह रहा हूँ मैं, बक्सवा। मैंने कुछ और बोल दिया क्या? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, छतरपुर में बक्सवा होगा, छतरपुर में, छिंदवाड़ा बोल दिया जाए गलती से। खुड़प्पा क्रम की चट्टान होगा, और खुड़प्पा क्रम की चट्टान यही पन्ना ग्वालियर में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो छतरपुर है ना पन्ना के बगल में, छतरपुर, छतरपुर। मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ, मैंने छिंदवाड़ा बोल दिया गलती से।
ठीक है, तो छतरपुर में होगी बक्सवा की खदानें। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल छतरपुर में है। गलती से बोल दिया। कटनी को क्या कहा जाता है? चूना नगरी। कटनी को चूना नगरी। इसके अलावा बिलहरी के पान, कमला जान यहीं की हो जाएंगी। इसके अलावा कटनी में याद रखना विजय राघवगढ़ का किला भी यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, रूपनाथ लघु शिलालेख भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। अविभाजित मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना था? यानी जिस समय मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ, यानी मध्य प्रदेश के साथ में दोस्तों छत्तीसगढ़ था, उस समय मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था? बताइए। 442, 447, 443, 446, 444, 448, 441, 449, या फिर सर आपको क्षेत्रफल की पड़ी है, यहाँ हमारी एक्स का बहुत दिनों बाद मैसेज आया है, पटवारी का सिलेबस मांग रही है। बताइए। तो अविभाजित मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना होगा? 443,446। ठीक है, 443। देखिए इसमें भी प्यार है। और शुरुआत में जिले भी 43 थे जिस समय अपना मध्य प्रदेश बना था। ठीक है, तो जिले भी 43 और इसमें 443,446 से याद रखना जिस समय मध्य प्रदेश बना था ना 1956 से सन 2000 तक मध्य प्रदेश में जिलों की वो क्या कहते हैं क्षेत्रफल कितना था? 443,446 हो जाएगा। ठीक है, ये वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और जिस समय मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ था उस समय मध्य प्रदेश अपना क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य था। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न बताइए दोस्तों। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का प्रथम मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? बताइए। सीपी बरार। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, सीपी बरार, जिसमें महाकौशल बरार शामिल था। सीपी बरार के सबसे पहले मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? सीपी बरार। अपने एमपी के 4 हिस्से थे, कौन कौन से हिस्से? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, साथ ही साथ विंध्य प्रदेश, साथ ही साथ भोपाल हो जाएगा, साथ ही साथ मध्य भारत हो जाएगा। ठीक है, हिस्से 4 थे, पर पार्ट ए में एक हिस्सा मध्य ये सीपी बरार, पार्ट बी में मध्य भारत, पार्ट सी में विंध्य प्रदेश और पार्ट सी में ही भोपाल को रखा गया। डी में क्यों नहीं रखी गई चीजें? डी में आपको पता है क्यों नहीं रखी गई? डी में इसलिए नहीं रखी गई क्योंकि डी में भारत सरकार ने कहा था कि ऐसा क्षेत्र रखना है जो बाहर से अर्जित किया गया हो। क्या एमपी का कोई ऐसा हिस्सा था जो बाहर से अर्जित किया गया? नहीं था, इसलिए नहीं रखा गया। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? सीपी बरार। तो सीपी बरार के सबसे पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल बने। कौन? पंडित रविशंकर शुक्ल बने। और राज्यपाल ई राघवेंद्र राव। कौन बने? ई राघवेंद्र राव हो जाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो पंडित रविशंकर शुक्ल जो है मुख्यमंत्री बने और ई राघवेंद्र राव जो है वो क्या बन गए थे? राज्यपाल बन गए थे। समझ में आ गया? हाँ, अब देखिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, सीपी सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? हाँ, तकतमल जैन। तकतमल जैन आपको पता है पार्ट बी में जो मध्य भारत था ना, मध्य भारत के मुख्यमंत्री यही थे, तकतमल जैन। ठीक है, तकतमल जैन हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है गोपी कृष्ण विजयवर्गीय हो जाएंगे, मिश्री लाल गंगवाल हो जाएंगे, ये सारे रहे थे। ठीक है, मिश्री लाल गंगवाल हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे मुख्यमंत्री पार्ट बी में रहे थे, ध्यान रखना है आपको। चलिए अब आगे देखिए। मिश्री लाल गंगवार भी रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल संभाग और जिलों की संख्या कितनी थी? ये तो प्रश्न हो ही चुका है। जिस समय मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उस समय संभाग और जिलों की संख्या कितनी थी? ये मैंने क्रम से नहीं बताए थे वो मुख्यमंत्री, बस वो मैंने बताए थे कि मिश्री लाल गंगवाल भी रहे पार्ट बी के। क्रम से आप देख लेना। मध्य भारत के जो मुख्यमंत्री बताए थे ना वो मैंने अभी क्रम से नहीं बताए। अच्छा, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो उस समय संभाग और जिलों की संख्या कितनी थी? 8 संभाग थे और 43 जिले थे। ठीक है, कितने? 8 संभाग हो जाएंगे और 43 जिले हो जाएंगे। तो 8 संभाग थे,
और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है 43 जिले। और वर्तमान में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कितने, 10 संभाग हैं और 52 जिले। 10 संभाग है और 52 जिले। तो इसका मतलब 2 संभाग बड़े होंगे, हाँ बिल्कुल बड़े। नवा संभाग अपना कौन सा बनाता, सागर। नवा संभाग अपना कौन सा बनाता, सागर संभाग। और सागर में हमने 7-2-7-2, तो 1972 में 7-2 1972 में सागर संभाग बन गया। अब देखिए सन 2000 में, सन 2000 में आपको याद रखना है, सॉरी रुकिए, सागर संभाग बन गया। कब बन गया दोस्तों, 1972 में। फिर 1980 में, 1980 में याद रखना चंबल संभाग, बस्तर संभाग और होशंगाबाद संभाग बना। संभागों की संख्या कितनी हो गई, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 11, 12, यानी 12 संभाग हो गए अपने कब, 1980 तक। ठीक है। उसके बाद सन 2000 में, सन 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ टूटा। छत्तीसगढ़ टूटा तो वो 3 संभाग लेके गया और 16 जिले लेके गया। ठीक है, याद रखना। तो 12 में से 3 घटाएंगे तो 9, यानी 2000 के बाद 9 संभाग बचे। और 10वां संभाग बना कौन सा, शहडोल। कौन सा बना, शहडोल। कब बना, सन 2008 में बना था। और वर्तमान में अपने कितने, 10 संभाग। समझ में आ गया। तो शुरुआत में 8 थे, 1972 में नवा बना, 1980 में 3 बने, 12 हो गए। फिर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ में 3 संभाग चले गए, और 3 संभाग चले गए तो वापस 9 हो गए, और 9 से 10वां बना 2008 में। और जिले भी बहुत सारे बने। जिले में स्पीड से बताऊं, आप सुन पाओगे, थोड़ा बेसिक बेसिक सुन लीजिए। ठीक है, देखिए 43 जिले, 43 जिले जो हैं शुरुआत में थे। चलिए ठीक है। 2 जिले जुड़े 1972 में। कौन कौन से, 1972 में भोपाल और राजनांदगांव। भोपाल और राजनांदगांव हो जाएंगे। जिलों की संख्या कितनी हो गई, 45। 1998 में आपको याद रखना है एमपी में 16 जिले। क्वेश्चन पूछ लेना कि सबसे ज्यादा जिले अपने मध्य प्रदेश में कब बने, 1998 में बने थे। ये याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, 1998 में 16 जिले बन गए थे। 16 जिले 1998 में बन गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। बस ये ध्यान रख लेना एमपी के कौन कौन से थे। सन 2000 में वही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो 16 जिले और 3 संभाग चले गए। तो एमपी में कितने बचे, 9 संभाग और 45 जिले बचे। फिर सन 2003 में एमपी में 3 जिले जुड़ गए। जिलों की संख्या कितनी हो गई, जिलों की संख्या कितनी हो गई, 48 हो गई। फिर 2008 में, 2008 में तो याद है ना, 8 के ठाठ पूर्वी पश्चिम, यानी अलीराजपुर और सिंगरौली। जिलों की संख्या 50। फिर तो 2013 मैंने याद ही करा दिया अभी, तो 51, और 51वां जिला आगर मालवा, और 2018 में 52वां जिला निवाड़ी। आसान है, कितना आसान है देखिए, बताइए। आराम से आप सारे जिले बता पाओगे, और मैं धीरे धीरे आपको याद भी करवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, सीपी बरार। सीपी बरार का गठन कब किया गया था, 2 अक्टूबर 1861, 2 नवंबर, 2 दिसंबर, या फिर 2 सितंबर। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। हालांकि उस समय दोस्तों बरार जो है वो नहीं था, सेंट्रल प्रोविंस ही लिखा है ना, हाँ तो बस सही है, सही है। ठीक है, बरार को बाद में शामिल किया गया हैदराबाद के निजाम से। शिवपुरी, कटनी, मुरैना, खंडवा 1998 में। शिवपुरी, कटनी, मुरैना, खंडवा कहाँ से बन गए, हाँ थोड़ा आपने गलत बताया है। 1998 में देखिए श्योपुर बना था। ठीक है, बड़वानी, कटनी और डिंडोरी, ये जिले बन गए थे BR दुबे कमेटी की सिफारिशों के आधार पर। और सिंहदेव कमेटी की सिफारिशों के आधार पर हरदा, उमरिया और नीमच बन गए थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्वतंत्रता पूर्व सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना की गई थी 2 नवंबर 1861। कब की गई थी, 2 नवंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अंग्रेजों का समय है, अंग्रेज 2 नींबू आराम से बैठ के खा रहे हैं, ये याद रखना। कब, 1861 में, यानी 1857 की क्रांति के कितने सालों बाद, 4 सालों बाद। ठीक है, तो 4 सालों बाद, ऐसे याद रखना, नहीं तो ऑप्शन को टर्मिनेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, हाँ अक्टूबर 1936 में सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार प्रशासनिक रूप से पूरी तरह मिला दिया गया। हालांकि बरार को बहुत पहले शामिल कर लिया गया था सेंट्रल प्रोविंस वाले एरिया में। ठीक है, तो 2 नवंबर 1861, 2 नवंबर 1861 याद रखना सेंट्रल प्रोविंस। और उस समय दोस्तों पता है भारत के वायसराय जिन्हें कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। हालांकि महत्वपूर्ण नहीं है, बस बेसिक तौर पे आप ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न बताइए दोस्तों, भोपाल को किस वर्ष जिला घोषित किया गया। आसान प्रश्न है, भोपाल को किस वर्ष जिला घोषित किया गया।
भोपाल को किस वर्ष जिला भोपाल। अच्छा देखिए, भोपाल राजधानी तो बन गया था 1956 में ही। अब जिला अपन को बनाना है, तो जिला बनाने के लिए लोग साथ देंगे, हाँ तो 7-2 7-2 साथ देंगे तो बात प्रकाश में आएगी, तो प्रकाश से प्रकाश चंद्र सेठी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और प्रकाश में बात आएगी तो सत्य बोलना है, तो सत्यनारायण सिन्हा, तो प्रकाश चंद्र सेठी उस समय मुख्यमंत्री और सत्यनारायण सिन्हा राज्यपाल हो जाएंगे। ये मुख्यमंत्री राज्यपालों की लिस्ट भी आपको याद रखना है, एमपीपीएससी प्री आप दे रहे हो तो आपको पता है ना, राज्यपाल मुख्यमंत्री इन सब की लिस्ट आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि एमपीपीएससी में पूछ लेता है इनमें से कौन मुख्यमंत्री रहा नहीं रहा, इनमें से कौन राज्यपाल रहा नहीं रहा, ठीक है। हाँ, और भोपाल के सबसे पहले नवाब आपसे पूछे दोस्त मोहम्मद खान, अंतिम नवाब नवाब हमीदुल्लाह खान हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1972। नेक्स्ट प्रश्न बताइए दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है। ये तो आसान प्रश्न है, ये तो हो ही चुका है। अंतर्वर्ती जिले एक साथ, ठीक है, एक साथ हो जाएंगे, तो अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी 17 हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, अविभाजित मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी थी। यानी जिस समय अपना मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ, यानी अपना एमपी टूटा नहीं, उस समय मध्य प्रदेश के पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश कितने राज्यों की सीमा को छूता था, ठीक है। उस समय मध्य प्रदेश कितने राज्यों की सीमा को छूता था। तो उस समय मध्य प्रदेश को भी दो भागों में बांटना पड़ेगा, हालांकि इसका सही आंसर क्या होगा, 7 राज्यों की सीमा को छूता था। 1956 से लेके 1960 तक अपना एमपी जो है 6 राज्यों की सीमा को छूता था, और 1960 से लेके 2000 तक एमपी जो है 7 राज्यों की, और 2000 से वर्तमान तक 5 राज्यों की सीमा को छूता है। ध्यान रखना, ये 7 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, देखिए इधर राजस्थान रहेगा, हाँ रहेगा, इधर गुजरात रहेगा, हाँ रहेगा, नीचे महाराष्ट्र रहेगा, हाँ रहेगा, ठीक है, इधर यूपी भी रहेगा। चेंजेस होंगे तो कहाँ होंगे, यहाँ बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई बताइए। 1050, 1250, 996, 1127, 920, 1340, 990, 1130। अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई बताइए। तो देखिए दोस्तों, जैसे जिस समय मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था उस समय एमपी ऐसा था, तो मध्य प्रदेश की आपको याद रखना है पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई पूछ रहा है, तो ये 996, और ये हो जाएगी 1127 हो जाएगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अच्छा, वर्तमान में कितनी है एमपी की लंबाई और चौड़ाई, ये बता दीजिए। तो देखिए दोस्तों, अपन कह सकते हैं कि जो अपना एमपी है 996 चौड़ा है, ये चौड़ाई है, पता है ना आपको, ये चौड़ाई है, और ये 1127 क्या है, लंबाई है। यानी हम कह सकते हैं कि अपना एमपी जो है जिस समय बना था उस समय जो है लंबा ज्यादा था, चौड़ा कम था। पर वर्तमान में हम बात करें, ठीक है, वर्तमान में हम बात करें तो अपना जो एमपी है, ठीक है, अपना जो एमपी है ये चौड़ा ज्यादा है और लंबा कम है, 870 किलोमीटर, ठीक है, और ये 605 हो जाएगा। समझ में आ गया इतना। उस समय जब अपना एमपी बना था उस समय क्या था, चौड़ा कम था, ठीक है, और अभी चौड़ा ज्यादा है। और साथ ही साथ याद रखना, अभी वर्तमान में कितने डिग्री अक्षांश पे, 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हो जाएगा। पर उस समय 17 डिग्री 46 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट तक अपना एमपी फैला हुआ था, ठीक है। और इधर से 74 डिग्री 9 मिनट, इधर तो सेम ही रहेगा, से आपको ध्यान रखना है 84 डिग्री 51 मिनट जो है उस तक अपना एमपी फैला है। समझ में आ गया। आगे बढ़े, किसी कोई डाउट तो नहीं है। बोलिए बोलिए जल्दी, चलिए आगे बढ़िए। मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी बताइए। मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी, शिवपुरी, पंचमढ़ी, सिंगरौली, अमरकंटक, या फिर सर राजधानी अब ग्रीष्मकालीन हो या शीतकालीन उससे क्या फर्क पड़ता, हमारी संयोगिता तो हमको छोड़कर चली गई।
फटाफट बताइए दोस्तों, मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी अपनी कौन सी हो जाएगी? पंचमढ़ी। और पंचमढ़ी आपको याद रखना सतपुड़ा, सतपुड़ा जो पर्वत है ना, ये याद रखना, उस पर अपनी पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी। और पंचमढ़ी की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे धूपगढ़ हो जाएगी, ठीक है, धूपगढ़ हो जाएगी, ध्यान रखना, जिसकी ऊंचाई 1350 या 1352 मीटर हो जाएगी, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी, सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की छत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की छत कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। वैसे अपना मध्य प्रदेश कैसा है? पठारी क्षेत्र है, ठीक है, पर दो पर्वतमालाएं अपने एमपी से होके निकलती है, एक विंध्याचल पर्वतमाला और एक सतपुड़ा पर्वतमाला। अब ये पर्वतमाला है, और जब पवनें आती हैं, पवनें आती हैं तो आपको याद रखना ऊपर उठती है, और ऊपर उठती है तो पवनें ठंडी होती हैं। क्यों ऊपर उठती है? क्योंकि पर्वतमाला है, ऐसे पवनें आ रही हैं, ऊपर उठती है, ठंडी होती है, ठंडी होती है तो यहाँ पर वर्षा करती है, इसीलिए अपने को मध्य प्रदेश के इस एरिया में सबसे ज्यादा वर्षा देखने को मिल जाएगी, ठीक है, ये याद रखना, सबसे ज्यादा वर्षा जो है अपन को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। प्रश्न यदि आ जाए एमपी में और ज्यादा कठिन कि मध्य प्रदेश में विंध्याचल रेंज ऊंची है या सतपुड़ा रेंज ऊंची है, तो याद रखना सतपुड़ा रेंज ऊंची है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कहाँ है? यहीं पे है। इसका मतलब विंध्याचल वाले एरिया में कम वर्षा होगी इसकी तुलना में, पर सतपुड़ा वाले एरिया में ज्यादा वर्षा होगी इसकी तुलना में, ठीक है, समझ में आ गया ना? हम्म। तो ये याद रखना, पंचमढ़ी जिसे मध्य प्रदेश की छत कहा जाता है। इसके अलावा अमरकंटक, अमरकंटक से याद रखना, अमरकंटक का पठार है, ठीक है, जो कि मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी की जो पहाड़ी है ना, उसके ऊपर अमरकंटक है, और मैकल श्रेणी की पहाड़ी से ही नर्मदा, सोन और जोहिला नदी निकलती है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, इनमें से मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? डिंडोरी, भिंड, शिवपुरी, मंडला, या फिर क्या ही करेंगे सर बता के, हमारी तो शादी हो नहीं रही, कितना ही लिंगानुपात हो, क्यों, कितना ही लड़की लड़कियों का अनुपात कितना ही ज्यादा हो कितना ही कम हो, हमें क्या करना। ये क्या लिखा है? ये भिंड कौन बता रहा है? भिंड जो बता रहा है उसके गुद्दी में पड़ेगी। ठीक है, कल अपना 8:30 बजे होगा दोस्तों, क्या मध्य प्रदेश का इतिहास, तो एमपी वेमपी थोड़ा पढ़ के आ जाना, शुरुआत वाला। पढ़ाई बिल्कुल कोई कर ही नहीं रहा है जिस हिसाब से मुझे लग रहा है, देखिए सुनिए अच्छे से, ठीक है, अच्छे से सुनिए पहले फटाफट। ये है अपना एमपी। हम्म, ये है अपना एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो देखिए मध्य प्रदेश में आपको प्रश्न क्या पूछ रहा है? सर्वाधिक लिंगानुपात, क्या पूछ रहा है? सर्वाधिक लिंगानुपात। तो देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा जिला तो आपको सॉरी, जिसमें सबसे ज्यादा लिंगानुपात है वो पता है, बालाघाट। कौन सा हो जाएगा? बालाघाट। तो अब एक लिंक सुनो, बाला जो है वो घाट के किनारे बैठा था, ये गाना है बाला बाला शैतान का साला, तो ऐसे याद रखो बाला जो है वो घाट के किनारे बैठा था, तो बालाघाट का लिंगानुपात 1021। अब इसी बाला के पास अली नाम का एक लड़का यहां से उठ के आया, तो अली राजपुर। अब अली, अब देखिए अपन को लिंगानुपात से जोड़ना है, तो लिंगानुपात से जोड़ना है तो लड़की भी जोड़नी पड़ेगी, तो वहीं पर मंडल में कुछ लड़कियां बैठी थी, और उस मंडल में बैठी लड़कियों को अली नाम के लड़के ने छेड़ दिया, और छेड़ दिया तो उन्होंने पूरा अच्छे से इसकी डिंडे से पिटाई की, तो डिंडोरी। क्या? डिंडोरी। तो बालाघाट का लिंगानुपात 1021, अलीराजपुर का 1011, मंडला का 1008 और डिंडोरी का 1002। मंडल में बैठी थी तो महिलाएं 8 से बैठी थी, और डिंडोरी का 1002 हो जाएगा, ठीक है। तो बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी, क्रम से याद रखना, कम से कम 4 जिले सर्वाधिक लिंगानुपात वाले, ठीक है, याद रहेगा, बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी। अब प्रश्न यही आ गया, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बताओ, तो इनमें से बताने में समस्या आ जाएगी ना, बालाघाट तो रटा हुआ होगा आपका, और ये ऐसा प्रश्न आ चुका है कि इनमें से कौन से जिले का लिंगानुपात 1000 से ज्यादा है, और 3 तो ऐसे जिले थे
जिनका नहीं था, और चौथा ऑप्शन दे रखा था डिंडोरी। तो ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, ये आ गया, ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको तैयार रहना है हर प्रश्न के लिए। तो बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी सर्वाधिक। न्यूनतम लिंगानुपात भिंड, भिंड 837। फिर मुरैना 840, भिंड मुरैना ग्वालियर, ठीक है 864। फिर ग्वालियर के बाद दतिया 873, ठीक है। फिर शिवपुरी हो जाएगा, ठीक है। तो भिंड मुरैना ग्वालियर दतिया, बस इतना याद रखना। कम लिंगानुपात वाले हैं ये जिले, ये कम से ज्यादा है, ये ज्यादा से कम है। बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले, न्यूनतम लिंगानुपात वाले 4 जिले भिंड, मुरैना, ग्वालियर और दतिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए फटाफट। इनमें से मध्य प्रदेश के कौन से जिलों से होकर कर्क रेखा जाती है, बताइए। इनमें से मध्य प्रदेश के कौन से जिले से होकर कर्क रेखा जाती है? शाजापुर से, अलीराजपुर से, अनूपपुर से, नरसिंहपुर से, या सर हम भी रोटी खाते हैं, इनमें से किसी भी जिले से होकर कर्क रेखा नहीं जाती? ये ऑप्शन तब टिक करना है जब आपको कोई धोखा मिलेगा। अब आप ये बताओ, रोटी खाते हो कि नहीं सब? बिल्कुल रोटी खाते हो। तो आप ये बताइए, मैंने आपको जिले याद कराए थे जिनसे कर्क रेखा होके जाती है। रात में महाकाल की नगरी, मालपानी, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, बस 3 जिले हैं। उसके बाद तो पूरा भोपाल संभाग आ गया। भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, ठीक है। फिर सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। तो इसमें कहीं दिख रहे हैं? रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा के बाद आप ये बताइए, अनूपपुर दिखा कहीं? नहीं दिखा। नरसिंहपुर कहीं नहीं दिखा। और अलीराजपुर तो यहाँ जिला है, ये तो होगा ही नहीं। और शाजापुर भी होगा ही नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? ई ऑप्शन। सर हम भी रोटी खाते हैं, इनमें से किसी भी जिले से होके नहीं जाती है, ठीक है। तो पहले सोचना है, अच्छे से याद करनी है चीजें, उसके बाद लगाना है। हवा में मत लगा देना। हालांकि एमपीपीएससी प्री आसान पूछती थी, पर जरूरी नहीं है कि इस बार भी आसान ही पूछेगा। समझ में आ गया ना? हाँ, तो पूरा सोच समझ के चीजों को पढ़ना। हाँ, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, रायसेन, भोपाल, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, ठीक है। राजगढ़, सीहोर, विदिशा, रायसेन, भोपाल, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। देखिए कुछ कुछ, देखिए बुक्स में ये भी समस्या आ रही है। कुछ कुछ बुक्स में पता है क्या लिखा है? आगर मालवा लिखा है। कुछ कुछ बुक्स में ये लिखा है शाजापुर। कुछ बुक्स में लिखा है कि आगर मालवा जिले से होके कर्क रेखा जाती है। कुछ बुक्स जो है उसमें लिखता है शाजापुर से होके कर्क रेखा जाती है। हालांकि मैं कल और चेक कर लूंगा अच्छे से, ठीक है। कल और मैं चेक कर लूंगा, पर ज्यादातर में यही लिखा है कि आगर मालवा से होके जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। मध्य प्रदेश के कितने जिले महाराष्ट्र की सीमा को छूते हैं? मध्य प्रदेश के कितने जिले महाराष्ट्र की सीमा को छूते हैं, बताइए। ऑप्शन में ऐसे भी दे रहा हूँ जिससे पता तो चलेगी आप क्लास में हो भी कि नहीं, तुक्के ही लगा रहे हो। इसलिए सोच समझ के सारे, ये ऑप्शन देने का उद्देश्य यही है ऐसे, कि आप क्वेश्चन को सही से पढ़ो। यही गलतियां आप क्या करोगे पेपर में? आप देखोगे आसान प्रश्न आया, लिंगानुपात पढ़ा, और मान लीजिए बालाघाट ऑप्शन में नहीं है और भिंड ऑप्शन में दे देगा, तो आप पता है वही लगाओगे। आप ना तो फिर सर्वाधिक देखोगे, ना न्यूनतम देखोगे, जैसे कुछ स्टूडेंट ने की है गलती अभी। सर रोटी तो खाते हैं पर कर्क रेखा भूल गए। अरे वही डायलॉग था कि देखो रोटी हम भी खाते हैं, सर आप हमें बेवकूफ नहीं बना सकते ऐसे। ठीक है, तो देखिए 9 जिले, नो नो नो, महाराष्ट्र की सीमा को पता है कौन कौन से जिले छूते हैं? अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। ये याद कर लेना, ठीक है। नो नो नो, 10 तो अपन कहाँ, 10 बहाने बना के तो बैट बॉल खेलने जाएंगे। बैट बॉल 10, बैट बॉल दिख रहा है ना, ये देखो ये बैट बॉल है, बैट बॉल से 10 भी दिख रहा होगा आपको। तो 10 बहाने हैं। यूपी के योगी 13 और गुजरात के 2, छत्तीसगढ़ के 7 जिले हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। मध्य प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जो दो दो राज्य की सीमा को छूते हैं, बताइए। मध्य प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जो 2 राज्यों की सीमा को छूते हैं? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन मध्य प्रदेश विच टच द बॉर्डर ऑफ 2 स्टेट्स? आसानी से बता पाओगे आप। मध्य प्रदेश के दोस्तों ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो 2 2 राज्य की सीमा को छूते हैं?
जब मैं प्रश्न कराऊं ना दोस्तों, तो उससे पहले आप थोड़ा पढ़ के भी आया कीजिए अपनी तरफ से, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़े। हालांकि मेरा तो मानना यह है कि कम से कम 5 दिन का गैप दीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस को लगाइए, क्योंकि आज पढ़ के आ जाओगे लगा लोगे, बस वो जरूर पढ़ के आए जैसे जिनका बेसिक ही मजबूत नहीं है। दो दो राज्य की सीमा को कितने, 6 जिले, कौन कौन से, ऊपर मुरैना, याद करो मुरैना, कौन से ऊपर, सबसे पहले फटाफट याद कीजिए, मोरैना मोरैना मोरैना, शिवपुरी शिवपुरी शिवपुरी, झाबुआ अलीराजपुर, झाबुआ अलीराजपुर, इधर बालाघाट, इधर सिंगरौली, ठीक है। मुरैना और शिवपुरी यूपी राजस्थान को, झाबुआ इधर राजस्थान और गुजरात, अलीराजपुर गुजरात और महाराष्ट्र है, और बालाघाट आपको याद रखना है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ है, और सिंगरौली छत्तीसगढ़ और यूपी। ठीक है, आसान प्रश्न है, चलिए फटाफट बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कौन सा है, ये भी प्रश्न हो चुका है। मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कौन सा है, मध्य प्रदेश का पूछ रहा है। एमपी का केंद्र बिंदु आपको ध्यान रखना है सागर। और कटेंगे 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 कब, जब भारत पाकिस्तान आजाद होगा, तो उससे पहले पहले अविभाजित अविभाजित भारत का कटनी, कटनी का करौंदी गांव, करौंदी गांव किसके नाम पे रखा गया है, राम मनोहर लोहिया के नाम पे, मनोहर गांव, कौन सा गांव, मनोहर गांव हो जाएगा। ठीक है, उज्जैन विश्व का केंद्र बिंदु, पृथ्वी का केंद्र बिंदु, ठीक है। और बैतूल का बरसाली अखंड भारत का केंद्र बिंदु। अब बचा भारत का तो विदिशा हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। समझ में आ गया इतना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए फटाफट, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ये प्रश्न एमपीपीएससी प्री 1995 में पूछा गया। कुछ बच्चे भी यहाँ पे ऐसे होंगे जिनका जन्म ही नहीं हुआ है 1995 में। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। रीवा जो है विंध्य प्रदेश की राजधानी थी, ग्वालियर जो है ये मध्य भारत की राजधानी थी, जबलपुर जो है महाकौशल की राजधानी थी, और भोपाल भोपाल राज्य की राजधानी थी। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। सोच समझ के बताना दोस्तों। देखिए इसमें प्रश्न क्या कह रहा है, जब अपना एमपी आजाद, वो भारत आजाद हुआ और एमपी बना, इस समय ऐसा था एमपी, ये था मध्य भारत। मध्य भारत, मध्य भारत की कितनी राजधानियां थी, 2, जिसमें से एक ग्वालियर एक इंदौर। तो ग्वालियर मध्य भारत की राजधानी थी, हाँ बिल्कुल थी ना, चाहे 6.5 महीने रही हो, पर राजधानी तो थी। तो पहले बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये गलत क्यों कह रहे हैं लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद देखिए विंध्य प्रदेश, ये जो विंध्य प्रदेश है, विंध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी, रीवा थी, हाँ बिल्कुल थी रीवा। भोपाल राज्य, भोपाल राज्य की राजधानी जो है भोपाल थी। और सीपी बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की राजधानी कौन सी थी, नागपुर। तो वो तो ऑप्शन में है नहीं। पर महाकौशल, महाकौशल जैसा कोई एरिया था क्या, एरिया ही नहीं था। तो फिर ये महाकौशल हो ही कैसे जाएगा, ये कथन ही पूरा गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। समझ में आया, महाकौशल जैसा कोई एरिया था ही नहीं जिसकी राजधानी होगी, राजधानी होगी नहीं, महाकौशल एरिया था ही नहीं। महाकौशल तो पूरा सीपी बरार में था, और सीपी बरार की राजधानी नागपुर थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया ना। कोई समझ में नहीं आई ये चीज तो बता दीजिए मुझे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किस जिले को कहा जाता है, भोपाल, जबलपुर, सिंगरौली, इंदौर। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्जा एनर्जी, सिंगरौली। ठीक है, सिंगरौली। अच्छा सिंगरौली देखिए दोस्तों, इधर पाया जाता है। सिंगरौली जिला कब बना था, 2008 में। सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों जो सिंगरौली है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे विंध्यांचल ताप विद्युत परियोजना है। देखिए विंध्यांचल ताप विद्युत परियोजना ये 4760 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर सकती है, करती नहीं है, कर सकती है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में बिजली का उत्पादन करने वाली ताप विद्युत परियोजना, जहाँ हालांकि जल और ताप सब में देखें तो यही है। अब जब ताप कर सकती है तो इसका मतलब कोयला, कोयला
कोयला इसके आसपास होगा, हाँ बिल्कुल, कोयला सिंगरौली कोयला क्षेत्र, ठीक है। और सिंगरौली कोयला क्षेत्र उत्पादन के मामले में सबसे बड़ा है, हालांकि क्षेत्रफल के अनुसार सोहागपुर कोयला क्षेत्र सबसे बड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोयला पाया जाता है, और कोयला सबसे ज्यादा किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। इसका मतलब हम यह भी तो कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, ये याद रखना। अब गोंडवाना क्रम की चट्टानें अवसादों के जमने से पेड़ पौधे वगैरह ये सारी चीजें जमीन में गई तो फिर कोयला निकला जमीन से, ठीक है। अब कभी ना कभी ये कोयला खत्म भी होगा, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से याद रखना, चट्टानों में कोयला पाया जाता है, ठीक है, कोयला पाया जाता है। कोयला सिंगरौली में है, कोयला से विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना चलती है, ठीक है, इसीलिए मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी इसे कहा जाता है। जबकि प्रशासनिक राजधानी आपसे प्रश्न पूछे, भोपाल को, इंदौर को आर्थिक राजधानी और खेल राजधानी कहा जाता है, और जबलपुर को न्यायिक राजधानी, संस्कार राजधानी भी कह दिया जाता है। ये आपको बेसिक बेसिक याद रखना है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो फाइनली दोस्तों ये अपने जो एमपी है सारे कंप्लीट होते हैं। ये मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो है कंप्लीट होते हैं, और आप अपनी तरफ से भी अब क्या है जो रिवीजन करते रहना। अब कल से जो है ये अपना मध्य प्रदेश का इतिहास होगा, ठीक है, एमपी का इतिहास होगा। मध्य प्रदेश के इतिहास के प्रश्न होंगे, तो शुरुआत का इतिहास थोड़ा सा पढ़ के जरूर आ जाना। चलिए, अब किसी को कोई डाउट है तो बताइए। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, समस्या है, सुझाव है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थोड़ा अपन लेट हो गए हैं, हालांकि 1 घंटे की क्लास होनी चाहिए। फीडबैक भी आप दे सकते हो, कैसा स्पीड से चलना है, धीरे चलना है, थोड़ा डिटेल में बताना है, ठीक है, वो भी आप अपना दे सकते हो फीडबैक। ये घोषणाएं कर दी होंगी मामा जी ने, देख लेना आप। पीडीएफ दे दूंगा मैं, आज ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है, ये पूरी पीडीएफ आपको अभी मिल जाएगी। हाँ, इसका मैं बात कर लूंगा। लिंगानुपात सबसे ज्यादा बालाघाट, फिर अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी, सबसे कम भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, ठीक है। हाँ, इस टेस्ट की पीडीएफ मैं आपको अभी दे दूंगा। निवाड़ी यहाँ एरिया वाइज सबसे छोटा वर्तमान के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार कहीं कहीं दतिया देखने को मिलता है, कहीं कहीं भोपाल देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए मैं तो मध्य प्रदेश पढ़ाता हूँ। चलिए फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ चलिए, बढ़िया है, नोट कर लिया, ठीक है। वैसे यहाँ पे रिवीजन किया कीजिए, ठीक है।